हम आगे बढ़ते हैं। कल अपनी जो क्लास रही थी राजस्थान के कुछ प्रमुख जो हमारे बिंदु रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति के संदर्भ में, आज हम उसी को आगे बढ़ाकर हम बात करते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख वाद्य यंत्रों की। चलिए, राजस्थान के अंदर जो अपने प्रमुख वाद्य यंत्र रहे हैं उन वाद्य यंत्रों को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। इसमें जो वाद्य यंत्र है कुछ तो ऐसे होते हैं जो तारों की सहायता से उनको बनाया जाता है, कुछ वाद्य यंत्र जिसमें धातुओं का प्रयोग किया जाता है, और कुछ वाद्य यंत्र ऐसे हैं जिनमें चमड़े का उपयोग करके मुख्य रूप से उनको बनाया जाता है। तो ऐसे ही हम राजस्थान के वाद्य यंत्रों की बात कर लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्रों को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं। तो देखें, राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र, ध्यान रखना, राजस्थान के वाद्य यंत्रों को राजस्थान के वाद्य यंत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। इनको मुख्य रूप से जो है हम 4 भागों में बांटते हैं। तो ध्यान रखना, इनको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो है तत्वाद्य यंत्र। सबसे पहला है तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र ये मुख्य रूप से इस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं जिनको तार की सहायता से बनाया जाता है, जिसमें तार का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, ऐसे वाद्य यंत्र जो तार की सहायता से बनाए जाते हैं, तार की सहायता से बनाए जाते हैं, तार की सहायता से बनाए जाते हैं, या इसमें मुख्य रूप से तार का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ ही इसमें गज का प्रयोग किया जाता है, गज का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, मुख्य रूप से ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनको बनाने के लिए तार का प्रयोग किया जाता है, साथ ही इसमें गज का मुख्य रूप से प्रयोग होता है, उसे हम तत्वाद्य यंत्र के नाम से जानते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं घन वाद्य यंत्र। देखिए, दूसरा अपना जो है वो है घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र, इसमें ध्यान रखना ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो धातुओं का प्रयोग करके जिनको बनाया जाता है। तो ध्यान रखना, ऐसे वाद्य यंत्र जो धातुओं का प्रयोग करके बनाया जाता है। साथ ही इसमें ये ध्यान रखना मुख्य रूप से कि इनको या तो आपस में रगड़कर या फिर मुख्य रूप से डंडे की सहायता से इनको जो है वो बजाया जाता है। इनको ध्यान रखना, ये मुख्य रूप से अपने हो गए तत्वाद्य यंत्र। फिर घन वाद्य यंत्र की बात करते हैं। अब है अवनद वाद्य यंत्र। तीसरा इसमें जो प्रकार है वो है अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र, इसमें ध्यान रखना ऐसा वाद्य यंत्र है जो चमड़े से मढ़कर बनाया जाता है, चमड़े से उनको बनाया जाता है। तो ध्यान रखना, ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से मंडकर बनाए जाते हैं, चमड़े से मंडकर बनाए जाते हैं, उन्हें हम मुख्य रूप से जो है वो अवनद वाद्य यंत्र के नाम से जानते हैं। अंतिम जो अपना चौथा प्रकार है वो होते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। इसमें हम बात करते हैं कि ऐसे वाद्य यंत्र जिनको फूंक की सहायता से बजाया जाता है। तो ध्यान रखना, चौथा अपना प्रकार है वो है सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र, तो इसमें अपने सीधा सीधा हो गया फूंक की सहायता से बजाए जाने वाले। तो ध्यान रखना, फूंक की सहायता से, है ना, फूंक की सहायता से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। तो हम बात करें राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्रों में, और राजस्थान के वाद्य यंत्रों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला वाद्य यंत्र जिसे हम तत्वाद्य यंत्र कहते हैं, जिसमें कहते हैं इसमें तार का प्रयोग किया जाता है और गज की सहायता से बजाय इनको बनाया जाता है, वो तत्वाद्य यंत्र हो गया। फिर है घन वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें धातुओं का प्रयोग किया जाता है, धातु से इनको बनाया जाता है और इनको मुख्य रूप से आपस में रगड़कर या फिर डंडे की चोट से इनको बजाया जाता है, वो घन वाद्य यंत्रों के। फिर अवनद वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें चमड़े से मढ़कर जिनको बनाया जाता है, वो अवनद वाद्य यंत्र कहलाता है। फिर सुशिर वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जिनको फूंक की सहायता से बजाया जाता है, वो मुख्य रूप से सुशिर वाद्य यंत्र कहलाता है। चलिए इनको देखें, फिर हम इनके कुछ वाद्य यंत्रों की बात कर लेते हैं।
चले आगे हम बात करते हैं। अगला है हम सबसे पहले तत्ववादी यंत्र की बात कर लेते हैं और उसमें सबसे पहले बात करेंगे हम इकतारा। तत्ववादी यंत्र तारों की सहायता से इनको बनाया जाता है। तो देखिए आप इकतारा, इसका निर्माण कैसे होता है। इकतारा है, इसमें ध्यान रखना मुख्य रूप से इसमें तुम्बे के अंदर बांस को फंसा कर बनाया जाता है। ध्यान रखना इकतारा जो होता है इसमें तुम्बा जो होता है उसमें बांस को फंसा कर बनाया जाता है। तो ध्यान रखना तुम्बे में बांस को फंसाकर है ना, बांस को फंसाकर बनाया जाता है। एक तो ये ध्यान रखना है, इसमें मुख्य रूप से एक तार का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें एक तार का प्रयोग किया जाता है, एक तार का प्रयोग किया जाता है। नाम से लगभग अपने पता लग जाता है, एक तारा है, एक तार से बनाया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि साधु संतों का मुख्य रूप से साधु संतों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है ना। एक तारा है जो साधु संतों का प्रमुख वाद्य यंत्र हो जाता है। साधु संत इसका प्रयोग करते हैं, मुख्य वाद्य यंत्र है ना, साधु संतों का मुख्य वाद्य यंत्र, जिनमें उदाहरण के तौर पर अगर देखेंगे जैसे मीराबाई है, वो एक तारे का प्रयोग करती है। नारद मुनि है ना। तो ये कुछ ऐसे संत हैं जिन्होंने मुख्य रूप से इस प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया। आगे हम बात कर रहे हैं रावण हत्था। हम जानते हैं रावण हत्था जो है उसमें जैसे बाबू जी की फड़ वगैरह है, रामदेव जी की फड़ वगैरह है, जिसमें रावण हत्थे का प्रयोग किया जाता है। तो रावण हत्थे का निर्माण कैसे होता है, तो ध्यान रखना आधे कटे नारियल से बनाया जाता है। एक तो ये ध्यान रखना आधे कटे नारियल से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए मुख्य रूप से 9 तारों का प्रयोग किया जाता है। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण बात है, इनको बनाने के लिए 9 तारों का प्रयोग किया जाता है। 9 तारों का प्रयोग किया जाता है। ये भी मुख्य रूप से ध्यान रखना कि इसको बनाने के लिए 9 तारों का प्रयोग किया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें गज की सहायता से बनाते हैं, गज की सहायता से बनाया जाता है। तो ये भी मुख्य रूप से ध्यान रखना है, गज की सहायता से इसको बनाते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ लेते हैं, उसमें हमने बात की थी बाबू जी की फड़ की, है ना। बाबू जी की फड़ या फड़ इसको बांधते समय, या फिर रामदेव जी की फड़ इसका वाचन करते समय इनके जो भोपे होते हैं उनके द्वारा मुख्य रूप से जो है वो रावण हत्था वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। चले फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं तत्ववादी यंत्रों में। अगला है कमायचा। ध्यान रखना कमायचा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो देखिए इसमें बाड़मेर जैसलमेर। पहली बात कर लेते हैं इसमें बाड़मेर और जैसलमेर। बाड़मेर और जैसलमेर के लंगा और मांगणियार, लंगा और मांगणियार लोगों द्वारा मुख्य रूप से इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस वाद्य यंत्र को बनाने के लिए गज की सहायता से, यह भी ध्यान रखना, गज की सहायता से इसको बनाया जाता है। गज की सहायता से मुख्य रूप से इसका निर्माण किया जाता है, जिसे हम मुख्य रूप से कमायचा के नाम से जानते हैं। कमायचा को बनाने के लिए इसमें जो तारों की संख्या है, ध्यान रखना इसमें 27 तार काम में लिए जाते हैं। इसमें 27 तार जो है काम में लिए जाते हैं। इसका मतलब है 27 तारों को मिलाकर मुख्य रूप से कमायचा जो है वो मुख्य रूप से बजाया जाता है। और इसके प्रमुख कलाकार देखें, ध्यान रखना अपने जैसलमेर के अंदर एक जगह का नाम पड़ता है अमीरा, वहां के रहने वाले जो है जिसका नाम है साकर कमाल खां। ध्यान रखना साकर कमाल खां जो अमीरा पड़ता है जैसलमेर के अंदर, वहां के निवासी है और इनको कमायचा का जादूगर कहा जाता है। तो ये भी मुख्य रूप से ध्यान रखना कि कमायचा का जादूगर किसे कहते हैं, तो वो मुख्य रूप से साकर कमाल खान है, अमीरा के निवासी है। और बाड़मेर जैसलमेर के अंदर लंगा और मांगणियार लोगों द्वारा मुख्य रूप से ऐसे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं बभंग की। और आप जानते हैं कि ये बभंग जो है ये अलवर और भरतपुर के अंदर मुख्य रूप से ये ज्यादा उपयोगी है। तो ध्यान रखना बभंग जो है इसकी आकृति जो है वो डमरू की आकृति है। ध्यान रखना बभंग। तो बात कर लेते हैं डमरू की आकृति का वाद्य यंत्र।
डमरू की आकृति का जो है वो वाद्य यंत्र होता है, जिसे मुख्य रूप से हम बपंग कहते हैं। और ये कहाँ क्षेत्र में ज्यादा लोकप्रिय है, इसमें ध्यान रखना अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में मुख्य रूप से बपंग का सबसे अधिक जो है उसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अंदर एक तार होता है, तो ये भी आप मुख्य रूप से ध्यान रखना, इसमें एक तार का प्रयोग किया जाता है ना। अपने आप में महत्वपूर्ण है कि एक तार का जो है वो मुख्य रूप से इसमें प्रयोग किया जाता है, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और बपंग के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है, तो ध्यान रखना अलवर के रहने वाले हैं जहूर खां मेवाती। जहूर खां मेवाती ये अलवर के निवासी हैं, और ध्यान रखना इनको बपंग का जादूगर कहा जाता है। बपंग का जादूगर जो है वो जहूर खां मेवाती को कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। हम तत्ववादी यंत्रों की बात कर रहे हैं, कमाचे की बात की, फिर हमने बपंग की बात की, और ये अलवर और भरतपुर क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से लोकप्रिय है। एक चीज और भी आता है इसमें, देखिए आप फारूक शेख और उमर शेख, एक फारूक शेख का नाम आता है, एक है उमर शेख। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको वर्तमान में जो है बपंग के मुख्य कलाकारों के रूप में हम देखते हैं, जो मुख्य फारूक शेख और उमर शेख के संदर्भ में। तो तत्ववादी यंत्रों में कमाचा की बात की, फिर हमने बपंग बात की, इसको एक बार नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला देर का अपना सारंगी। देखिए तत्वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई वाद्य यंत्र है तो अपना सारंगी है, ध्यान रखना। तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है ना, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र के रूप में हम बात करते हैं सारंगी की। सारंगी को बनाने के लिए मुख्य रूप से इसमें 27 तार का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना सारंगी में 27 तार का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। फिर इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें गज की
सहायता से इसको बनाया जाता है, गज की सहायता से इसको मुख्य रूप से बनाया जाता है। इसके लिए मुख्य रूप से आप देखें, एक तो शीशम है ना, मुख्य रूप से जो है वो शीशम की लकड़ी का इसमें प्रयोग किया जाता है। शीशम, उसके साथ में रोहिड़े की लकड़ी, तो ध्यान रखना शीशम व रोहिड़ा की लकड़ी का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। लकड़ी का जो है वो मुख्य रूप से इसमें प्रयोग किया जाता है। किन क्षेत्रों में लोकप्रिय है, इसमें ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे जैसलमेर का क्षेत्र, बाड़मेर का क्षेत्र, और फिर बात करते हैं मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र ये कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ मुख्य रूप से सारंगी इन क्षेत्रों में काफी ज्यादा मुख्य रूप से महत्वपूर्ण रही है। सारंगी के कुछ प्रकार देख लेते हैं, कई बार ऐसा भी आता है, तो इसमें सारंगी प्रकार जैसे गुजरात गण, सिंधी और डेढ़ पसली। इन शब्दों को थोड़ा सा आप गौर करना। हम सारंगी तत्ववाद्य यंत्रों के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें तत्ववाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र में सारंगी का नाम आता है। फिर बात की इसमें 27 तार का प्रयोग किया जाता है, गज की सहायता से इनको बनाया जाता है। जैसलमेर, बाड़मेर और मेवाड़ क्षेत्रों में ये काफी लोकप्रिय है। और एक सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके कुछ प्रकार, ध्यान रखना, गुजरात गण, सिंधी और डेढ़ पसली ये सारंगी के प्रकार है। ये सारंगी के कुछ जो है प्रमुख प्रकार होते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं जंतर, है ना। अगला जो अपना वाद्य यंत्र है वो जंतर वाद्य यंत्र है। चलिए, जंतर वाद्य यंत्र थोड़ा सा ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं जंतर की। जंतर वाद्य यंत्र में मुख्य रूप से 9 तारों का प्रयोग किया जाता है। एक तो मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि जंतर वाद्य जो यंत्र है उसमें 9 तार होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है, इसमें 9 तार होते हैं, 9 तार होते हैं। फिर एक गज की सहायता से इसको बनाया जाता है, गज की सहायता से इसको बनाया जाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण ये है, हमने पढ़ा था कि देवनारायण जी की फड़ के अंदर मुख्य रूप से गुर्जर जाति के कुंवारे भोपे, जिनके द्वारा मुख्य रूप से जो है जंत्रवादी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जब उनकी फड़ का वाचन होता है। तो ध्यान रखना, देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं, तो गुर्जर जाति के कुंवारे भोपे, गुर्जर जाति के कुंवारे भोपे जिनके द्वारा मुख्य रूप से इनका वाचन किया जाता है। और वो मुख्य रूप से खड़े खड़े, ध्यान रखना, ये खड़े खड़े जब इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं तो इसका ध्यान रखना, देवनारायण जी के फड़ में जंत्र वाद्य यंत्र का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा आप साथ में नोट करते जाना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला अपना दे रखा है तंदूरा। ध्यान रखना, राजस्थान में जो मुख्य रूप से साधु संत हुए, भोपे वगैरह हुए, इनके प्रमुख वाद्य यंत्रों में तंदूरे का नाम आता है। हम जानते हैं कि उनके द्वारा इस वाद्य यंत्र का ये मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं, और इसमें जो तार की संख्या है वो 4 होती है। तो सबसे पहले देखिए तंदूरा, जिसमें 4 तार का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, 4 तार का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। एक तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि प्रमुख रूप से साधु संतों या भोपों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो साधु संतों या भोपों के द्वारा ये वाद्य यंत्र जो है वो मुख्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है। ये भी ध्यान रखना, हम मुख्य रूप से तंदूरे की बात कर रहे हैं, और इसको बजाने के लिए तंदूरा जब बजाया जाता है उसमें मुख्य रूप से आपको पता होगा उसके साथ में एक और वाद्य यंत्र है जिसे मिजराब कहा जाता है। ध्यान रखना, मिजराब की सहायता से इसको बजाया जाता है। तो एक शब्द है मिजराब, इसको ध्यान रखना, है ना। मिजराब की सहायता से इस वाद्य यंत्र को जो है वो मुख्य रूप से बजाया जाता है। तो तत्ववाद्य यंत्रों में ये अपने आप में महत्वपूर्ण रहा है। नेक्स्ट देखें, आगे हम बात कर लेते हैं, और वो है वीणा। चलिए देखें, वीणा वाद्य यंत्र, तो इसमें भी थोड़ा सा समझना। अपने यहाँ जैसे सरस्वती के वाद्य यंत्रों में सरस्वती के द्वारा जो धारण किया गया वाद्य यंत्र है
ये भी ध्यान रखना, जिसे हम वीणा कहते हैं। और इसके अंदर मुख्य रूप से ये भी मिजराब की सहायता से बजाते हैं। जो वाद्य यंत्र हमने पहले बात की थी, इसको बजाने के लिए मिजराब का प्रयोग किया जाता है। ठीक ऐसे ही वीणा को भी ध्यान रखना, मिजराब की सहायता से बजाया जाता है। देखें, मिजराब की सहायता से, मिजराब की सहायता से इसको भी मुख्य रूप से जो है बजाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि वीणा है उसमें मिजराब का प्रयोग किया जाता है, उस मिजराब की सहायता से ही मुख्य रूप से इसको बजाया जाता है। फिर इसमें इनके अंदर जो बनाने के लिए जो तार चाहिए, उसमें 4 तारों का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, 4 तार का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है ना, 4 तार का प्रयोग किया जाता है, इसमें 4 तार का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी मुख्य रूप से ध्यान रखना है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें हम रबाब की। ये अपने अलवर भरतपुर का क्षेत्र, जहां हमने मुख्य रूप से पहले बात की थी जिन वाद्य यंत्रों के संदर्भ में, तो रबाब जो है ये अलवर और भरतपुर क्षेत्र में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। तो देखें इसको, अलवर और भरतपुर क्षेत्र, अलवर और भरतपुर क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से लोकप्रिय है। अलवर और भरतपुर क्षेत्र में ये मुख्य रूप से लोकप्रिय है। ये ध्यान रखना, इसकी आकृति जो है डमरू के जैसी होती है। तो ये भी ध्यान रखना, डमरू के समान इसकी आकृति होती है, डमरू के समान जो है आकृति होती है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं रबाज की। रबाज जो वाद्य यंत्र रहा है, ये मेवाड़ क्षेत्र के अंदर जो भाड़ जाति के लोग होते हैं वो रबाज का प्रयोग करते हैं, और जगह जगह घूम घूम कर वो विभिन्न प्रकार की जो साहित्यिक पुरानी या ऐतिहासिक जो गाथा हैं उनका उपयोग करते हैं, गाते हैं। तो ध्यान रखना, ये मुख्य रूप से मेवाड़ के अंदर ज्यादा लोकप्रिय है, मेवाड़ में ये थोड़ा सा लोकप्रिय रहा है। और ध्यान रखना, मेवाड़ में भी भाटों द्वारा, मेवाड़ में भाटों द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला, प्रयोग में लिया जाने वाला जो वाद्य यंत्र है वो मुख्य रूप से क्या कहलाता है, रबाज कहलाता है। अंत में हम बात कर लेते हैं और वो है सुरिंदा। सुरिंदा, इससे पूर्व मैंने बात की थी सारंगी की। जो सारंगी अपना वाद्य यंत्र है, ठीक उसी प्रकार का सुरिंदा होता है। राजस्थान लोक संगीत नाटक अकादमी, जिनके प्रमुख चिन्ह के रूप में भी मुख्य रूप से जो है वो सुरिंदा का या प्रतीक चिन्ह में सुरिंदा का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, सुरिंदा क्या है, एक तो ये सारंगी की आकृति का रहा है, सारंगी के प्रकार का रहा है। तो ध्यान रखना, सुरिंदा सारंगी की आकृति का होता है, ये सारंगी की आकृति का होता है, आकृति का होता है। तो ध्यान रखना, ये मुख्य रूप से सारंगी की आकृति का होता है। एक तो ये है ना, सारंगी के प्रकार का होता है, सारंगी आकृति होता है। दूसरा इसमें जोधपुर संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर के अंदर संगीत नाटक अकादमी बनी है, उसके प्रतीक चिन्ह में ध्यान रखना सुरिंदा है। तो उनके प्रतीक चिन्ह के अंदर मुख्य रूप से जो है वो सुरिंदा का प्रयोग किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब आप गायन करते हैं तो इसका प्रयोग नहीं करते, गायन के समय प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रयोग नहीं किया जाता है। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। बाकी वाद्य यंत्र हम मानते हैं कि जब भी वाद्य यंत्रों का आप प्रयोग करोगे तो गायन के साथ वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन ये एक ऐसा एक वाद्य यंत्र है जिसमें गायन के साथ इस वाद्य यंत्र का कभी प्रयोग नहीं होता है। तो ये अपने थे राजस्थान के कुछ तत्व वाद्य यंत्र। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे और आगे बात करने वाले हैं गण वाद्य यंत्रों की। चलिए आगे बढ़े। अपने तत्व वाद्य यंत्रों की हमने चर्चा की, अब बात कर रहे हैं गण वाद्य यंत्र। और गण वाद्य यंत्र जिसके संदर्भ में बताया था कि ये मुख्य रूप से धातुओं का प्रयोग करके इस प्रकार के वाद्य यंत्रों को बनाया जाता है, जिनमें सबसे पहले बात करने वाले हैं घुंघरू की। हम जानते हैं पैरों में बांधे जाने वाले वाद्य यंत्र हैं घुंघरू। तो ध्यान रखना, पैरों में बांधे जाने वाले, पैरों में बांधे जाने वाले वाद्य यंत्र,
जब भी नृत्य करते समय महिलाओं द्वारा इस प्रकार के घुंघरू जो है पैरों में बांधे जाते हैं और जैसे वो नृत्य करते हैं उसके साथ में वो आपस में टकराते हैं और उसके बाद में इससे ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये घुंघरू होते हैं। रमजोल क्या होती है, तो ध्यान रखना जो घुंघरू होते हैं उस घुंघरुओं की जो पट्टी होती है उसको मुख्य रूप से रमजोल कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना रमजोल क्या है, तो ध्यान रखना घुंघरुओं की पट्टी है ना, घुंघरुओं की जो पट्टी होती है इस पट्टी को जो है वो मुख्य रूप से हम रमजोल कहते हैं। घुंघरू समूह में बंधे होते हैं और उसकी चारों ओर की पट्टी होती है, फिर पैरों में उसको बांधा जाता है, तो उसको मुख्य रूप से हम रमजोल के नाम से देते हैं। नेक्स्ट आगे बात कर रहे हैं झालर। कहते हैं मंदिरों में आरती के समय बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र है उसे झालर कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना कि मंदिरों में है ना, मंदिरों में आरती के समय, मंदिरों में आरती के समय बजाया जाने वाला और वाद्य यंत्र जो है ये मुख्य रूप से झालर होता है। और हम जानते हैं कि इसको जब भी आपस में टकराते हैं उसी समय से ध्वनि उत्पन्न होती है। हमने बात की थी घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जिसमें मुख्य रूप से धातुओं का प्रयोग किया जाता है और इनको आपस में टकराने से इससे ध्वनि उत्पन्न होती है या फिर किसी डंडे की चोट की सहायता से मुख्य रूप से इसको बजाया जाता है, जिनको हम घन वाद्य यंत्र के रूप में देखते हैं। चलिए इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़े। चलिए अगला दे रखा अपना मंजीरा। हमने बात की थी राजस्थान के अंदर जब रामदेव जी के मेले का आयोजन होता है उस समय पाली के अंदर पादरला गांव जहाँ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, उस महिलाओं के द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है वो मंजीरा है। तो ध्यान रखना मंजीरा जिसमें हम समझ सकते हैं कि 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य करते समय 13 ताली नृत्य करते समय प्रयोग में लिया जाने वाला वाद्य यंत्र, प्रयोग में लिया जाने वाला जो वाद्य यंत्र है उसको मुख्य रूप से मंजीरा कहा जा सकता है। नेक्स्ट आगे बात कर रहे हैं हम झांझ की। ये ध्यान रखना मंजीरे का थोड़ा सा बड़ा रूप होता है, मंजीरे थोड़े से छोटे होते हैं और झांझ थोड़ा सा बड़ा होता है, इनको भी आपस में टकरा कर फिर इस तरह इनको बजाया जाता है। तो ध्यान रखना झांझ क्या होता है, मंजीरे का बड़ा रूप है ना, झांझ है मंजीरे का मुख्य रूप से बड़ा रूप है। देखिए आगे, झांझ मंजीरे का बड़ा रूप होता है, मंजीरे का मुख्य रूप से बड़ा रूप होता है। एक तो ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है ये किस क्षेत्रों में या कब काम में लिया जाता है। एक तो है ताजिया निकालते समय, ध्यान रखना इसका झांझ का उपयोग एक तो मुस्लिम धर्म के संदर्भ में ताजिया निकालते समय झांझ का प्रयोग किया जाता है। एक होता है शेखावाटी क्षेत्र के अंदर, शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी, शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी जो है का प्रयोग जब करते हैं उस समय मुख्य रूप से झांझ का प्रयोग करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, झांझ ताजिया या शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय मुख्य रूप से इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हमने कच्ची घोड़ी शेखावाटी क्षेत्र के अंदर नृत्यों के संदर्भ में समझी थी, तो उस नृत्य करते समय इस प्रकार के वाद्य यंत्र जो है वो मुख्य रूप से नर्तक द्वारा प्रयोग में लिए जाते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं करताल। करताल के संदर्भ में भी आप जानते हैं मुख्य रूप से ये साधु संतों का प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में रहा है। देखें करताल जो है ये साधु संतों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये तो ये ध्यान रखें साधु संतों का वाद्य यंत्र होता है ना, करताल साधु संतों का वाद्य यंत्र होता है। इसमें आपने नारद मुनि के संदर्भ में देखा होगा, नारद मुनि भी मुख्य रूप से जो है इस प्रकार के करताल अपने हाथ में लेकर नारायण नारायण करते हैं। तो नारद मुनि के रूप में, या फिर आप मीरा के संदर्भ में देख सकते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति में मीरा द्वारा जो भजन कीर्तन किए जाते हैं उस समय वो करताल का प्रयोग करती थी। तो ये इस प्रकार के वाद्य यंत्र रहे। नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए आगे हम जो बात करने वाले हैं वो खड़ताल है। आपने देखा होगा लंगा और मांगणियार लोगों के द्वारा कहते हैं लकड़ी की 4 पट्टियां होती है और उनके बीच में घुंघरू लगे होते हैं और उनको इस प्रकार आपस में टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो मुख्य रूप से खड़ताल कहलाती है। तो ध्यान रखना लकड़ियों की 4 पट्टियों द्वारा खड़ताल की जब भी बात करेंगे हम बात करने वाले हैं लकड़ियों की 4 पट्टियों, लकड़ियों की 4 पट्टियों द्वारा ये मुख्य रूप से निर्मित होते हैं।
तो ये ध्यान रखना कि जब भी इनको बनाया जाता है, लकड़ियों की मुख्य रूप से 4 पट्टियों से इसका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग किन के द्वारा किया जाएगा, तो हमने बात की थी बाड़मेर जैसलमेर के सत्र में लंगा, है ना, मांगणियार, और मांगणियार जब अपन में गीतों की प्रस्तुति देते हैं तो उस समय मुख्य रूप से जो है इस प्रकार के वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। तो लंगा और मांगणियार लोगों के द्वारा मुख्य रूप से खड़ताल काम में लिए जाते हैं। और इसके अंदर एक व्यक्ति आता है सदिक खां मिरासी। आपने इसका नाम सुना होगा, सदिक खां मिरासी। ये मुख्य रूप से बाड़मेर का निवासी है, सदिक खान, है ना, बाड़मेर का निवासी है। और इनको खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना अच्छे प्रश्नों में कि खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं। तो इनको खड़ताल का मुख्य रूप से जो है वो जादूगर कहा जाता है, वो है सदिक खां मिरासी। अंतिम हम बात करने वाले हैं और वो है मुख्य रूप से वीर घंटा। इसमें आपने देखा होगा प्राचीन समय में मंदिरों के बाहर बड़े बड़े घंटे लगे होते हैं, जहां लोग मंदिरों में जब प्रवेश करते हैं इस प्रकार की घंटियां बजाते हैं, वो वीर घंटा है। या फिर संकट के समय किले के किसी एक कोने पे एक बड़ा सा घंटा लगा दिया जाता था, और जब इस प्रकार आपातकाल स्थिति होती तो उस समय वो घंटा बजाया जाता था। तो ध्यान रखना, मंदिरों में और दुर्गों में संकट के समय इस प्रकार के वीर घंटा का उल्लेख मिलता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। इसका प्रयोग कब करते हैं, तो या तो आप देखें दुर्गों में, है ना, दुर्ग या किले, उसमें संकट के समय, या मंदिरों में, है ना, मंदिरों में आरती के समय, मंदिरों में आरती के समय बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र है उसे मुख्य रूप से हम वीर घंटा के रूप में देखते हैं। राजस्थान का अगर ऐसा प्रश्न आए कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो है वो वीर घंटा कहाँ स्थित है, तो उसके लिए ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में हो जाता है कि एक निहाल टावर बना हुआ है, निहाल टावर। ये निहाल टावर जो है वो राजस्थान के अंदर आपको पता होगा घंटाघर धौलपुर में बना हुआ है। निहाल टावर घंटाघर धौलपुर में, धौलपुर जहां बता सकते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा वीर घंटा है। राजस्थान का सबसे बड़ा वीर घंटा यहीं पर स्थित है। तो ये अपने थे राजस्थान के कुछ वाद्य यंत्रों में। हमने बात की पहले तत्व वाद्य यंत्र की, फिर गण वाद्य यंत्र की। इसको एक बार नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट अगले वाद्य यंत्रों की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़े। आगे दे रखा है अवनद वाद्य यंत्र। हम जिन वाद्य यंत्रों की बात कर रहे हैं वो है चमड़े, है ना। चमड़े की सहायता से इस प्रकार के वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के मांगलिक अवसर और अन्य प्रकार की जब स्थितियां होती है तब इस प्रकार के वाद्य यंत्रों को हम प्रयोग में लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो है चंग। आप जानते हैं मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर काफी ज्यादा लोकप्रिय वाद्य यंत्र है ये चंग। और हम जानते हैं होली के अवसर पर मुख्य रूप से इस प्रकार का वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। तो देखें, चंग राजस्थान का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, लोकप्रिय वाद्य यंत्र चंग है। दूसरा, होली के अवसर पर, हम जानते हैं होली के अवसर पर, होली के अवसर पर इस वाद्य यंत्र का काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण है कि शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में चंग नृत्य होता है। शेखावाटी क्षेत्र में चंग नृत्य होता है जो वहां का काफी ज्यादा लोकप्रिय रहा है। तो आप जानते हैं चमड़े से मंडा होता है और राजस्थान में इस प्रकार के वाद्य यंत्रों का काफी ज्यादा मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अगला दे रखा है ताशा। हमने बात की थी मुस्लिम धर्म के लोगों द्वारा जब ताजिया निकाला जाता है तो उस समय ताशे का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मुस्लिम धर्म द्वारा ताजिया निकालते समय, मुस्लिम धर्म द्वारा ताजिया निकालते समय जो है ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है ना। ताशा वाद्य यंत्र जो है वो मुख्य रूप से उनके द्वारा बजाया जाता है। आगे बात करने हम वो है मांदल।
चलिए, मांदल का आकार ढोल के जैसा होता है। माना जाता है कि मांदल जो है ये मुख्य रूप से ढोल के जैसा मिट्टी का बना हुआ एक वाद्य यंत्र है जिसे मांदल कहा जाता है, और ये मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रिय है। कहते हैं मेवाड़ के अंदर जो गौरी नृत्य होता है उस समय भीलों के द्वारा विशेष रूप से ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो ध्यान रखना, मांदल हम बात कर सकते हैं कि ढोल की आकृति का, ये ढोल की आकृति का होता है, ढोल की आकृति का होता है, जबकि ये मिट्टी से बना होता है। ध्यान रखना, तो मिट्टी से निर्मित है, मिट्टी से मुख्य रूप से ये बना होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना, मिट्टी से निर्मित है। एक ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरी बात अपनी आती है इसमें कि ये मेवाड़ क्षेत्र का काफी ज्यादा लोकप्रिय है। तो मेवाड़ क्षेत्र में मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि ये लोकप्रिय रहा है ना। मेवाड़ क्षेत्र का ये मुख्य रूप से मांदल वाद्य यंत्र काफी प्रसिद्ध रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे गौरी नृत्य, जो मेवाड़ के अंदर गौरी नृत्य होता है ना, गौरी नृत्य, गौरी नृत्य उस समय भीलों द्वारा बजाया जाने वाला, भीलों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र की जब हम बात करते हैं तो वो मुख्य रूप से क्या रहेगा, वो अपना रहेगा मांदल। तो ध्यान रखना, अवनद वाद्य यंत्रों की हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हमने चंग की बात की, राजस्थान का काफी लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में चंग है, दूसरा इसमें ताशा देर का है, तीसरा इसमें मांदल देर का है। एक बार इनको नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बात करने वाले हम मुख्य रूप से वो है खंजरी। खंजरी कालबेलिया या आदिवासी लोग जो होते हैं वो जब जंगल में भ्रमण करते हैं उस समय छोटी सी एक चंग जैसी होती है, छोटे आकार में होती है खंजरी, वो उनके द्वारा बजाई जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, खंजरी जो है वो एक तो आदिवासियों द्वारा, है ना, खंजरी को एक तो आदिवासियों द्वारा और एक कालबेलियों द्वारा, आदिवासी और कालबेलियों द्वारा बजाया जाने वाला यंत्र, बजाए जाने वाला जो यंत्र होता है, वाद्य यंत्र, उससे मुख्य रूप से हम जो है वो खंजरी के नाम से देखते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, वो है घेरा। ये घेरा मुख्य रूप से एक अष्टभुजाकार जो है प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, और मुख्य रूप से इसमें मेवाड़ में मुस्लिम जाति के लोग हैं उनके द्वारा मुख्य रूप से जो है इस प्रकार का वाद्य यंत्र जो है वो बजाया जाता है। तो देखिए आप, घेरा ये कह रहा है कि ये चंग की आकृति का होता है, एक तो ये चंग की आकृति का होता है, दूसरी बात कर रहे हैं कि ये अष्टभुजाकार है। तो ध्यान रखना, अष्टभुजाकार, अष्टभुजाकार होता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मेवाड़ क्षेत्र के अंदर मुस्लिम की जाति के लोग जो है वो मुख्य रूप से इस घेरे का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना, मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में मुस्लिम जाति द्वारा, मुस्लिम जाति द्वारा मुख्य रूप से इसका क्या प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आप मुख्य रूप से ध्यान रखना। आगे बात कर रहे हैं हम डेरू की। चलिए, अगला देर का अपना डेरू। डेरू हम जानते हैं कि ये डमरू की आकृति का होता है ना, डमरू की आकृति से थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसको कहते हैं कि बाबूजी सॉरी ये गोगा जी के जो पावड़े बांचे जाते हैं उस समय डेरू का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, डमरू की आकृति से, डमरू की आकृति से थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण है और वो है गोगा जी, गोगा जी के पावड़े बांचते समय मुख्य रूप से जो है वो डेरू का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, गोगो जी के पावड़े बांचते समय डेरू वाद्य यंत्र का मुख्य रूप से इसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे हम भागते हैं। अगला देर का है माठा। जैसे हमने अभी बात की थी कि डेरू जो है वो गोगा जी के पावड़े बांधते समय डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। माठा क्या होता है
इसमें जो पाबूजी के भोपे होते हैं, जब वो पाबूजी की पावड़े बाजते हैं उस समय माठा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि पाबूजी के पावड़े बाजते समय, पाबूजी के पावड़े बाजते समय नायक जाति के भोपों द्वारा माठा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। माठा और वाद्य यंत्र जो है वो मुख्य रूप से बजाया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करने हम भरनी। भरनी के संदर्भ में ये दे रखा है कि जो माठा होता है उसके ऊपर धातु की प्लेट रखकर जब उसको बजाते हैं तो उसे भरनी कहते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। हम बात कर रहे हैं भरनी की, इसमें है कि माठा के ऊपर, माठा जो वाद्य यंत्र था उसके ऊपर धातु की प्लेट रखकर भैरू जी के पावड़े बांधते समय मुख्य रूप से बजाया जाने वाला यंत्र है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे नगड़ा के बारे में आप जानते ही हैं, ये एक युग्म साज कहलाता है ना, छोटा एवं बड़ा नर मादा के रूप में इसका होता है। तो नगाड़े के संदर्भ में आप जानते हैं कि नगाड़े को हम मुख्य रूप से युग्म साज कहते हैं। युग्म साज, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। नगड़ा जिसे युग्म साज वाद्य यंत्र के रूप में देखते हैं, इसमें होता क्या है कि ये छोटा और बड़ा दो प्रकार के होते हैं, जैसे हम नर और मादा के रूप में देख सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये छोटा और बड़ा होता है, इसका मतलब है नर और मादा के रूप में। आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के भजन कीर्तन करते समय मुख्य रूप से जो है वो नगाड़े बजाए जाते हैं। इसके अंदर अपने अजमेर का रहने वाला एक रामकिशन सोलंकी है ना, ध्यान रखना, अजमेर निवासी, अजमेर अर्थात अजमेर में पुष्कर के अंदर रहने वाला रामकिशन सोलंकी है ना, रामकिशन सोलंकी जिनको मुख्य रूप से नगाड़ों का जादूगर कहा जाता है। अपने आप में अच्छे प्रश्नों में इनको नगाड़े का जादूगर कहा जाता है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। हमने नगाड़ा की बात की, ये गुगुम साज है, छोटा और बड़ा होता है, नर और मादा के रूप में है। फिर बात की हमने कि अजमेर के पुष्कर का निवासी रामकिशन सोलंकी जो मुख्य रूप से नगाड़े का जादूगर कहलाता है। नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करने वाले बम या दमामा। बम या दमामा ये राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना। बम या दमामा राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र के रूप में इसका नाम आता है। तो ध्यान रखें, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र अगर कोई है तो मुख्य रूप से बम या दमामा है। और ये कहां प्रसिद्ध है तो ध्यान रखना, अलवर और भरतपुर के अंदर, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में ये मुख्य रूप से क्या है, लोकप्रिय रहा है। तो अलवर और भरतपुर क्षेत्र में ये काफी ज्यादा लोकप्रिय रहा है। फिर बात करते हैं नौबत की। नौबत कब बजाया जाता है, जब मांगलिक अवसर होते हैं तो सहने के साथ में मुख्य रूप से जो है वो नौबत बजाया जाता है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। नौबत इसका प्रयोग है कि मांगलिक कार्यों के समय सेनाई के साथ बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है ना, ये मुख्य रूप से जो है वो कहलाता है नौबत कहलाता है। ये थे अपने राजस्थान के वाद्य यंत्रों में तत्व वाद्य यंत्र हो गया, घन वाद्य यंत्र हो गया, अवनित वाद्य यंत्र हो गया, और अंतिम बिंदु के रूप में अपना है और उससे बात करें हम सुशीर वाद्य यंत्रों की। एक बार इनको थोड़ा सा नोट करना भी। चलिए आगे बात करने वाले हैं सुशीर वाद्य यंत्र की। और ये वो वाद्य यंत्र है जो फूंक की सहायता से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। और सबसे पहले बात करने वाले हैं अलगोजा
और अलगोजा की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र के रूप में जब भी हम बात करते हैं वो अपना अलगोजा रहा है। तो ध्यान रखना, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। तो अलगोजा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र के रूप में अगर किसी को पहचान मिली है तो वो मुख्य रूप से अलगोजा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुपारी की लकड़ी, ध्यान रखना, अलगोजा को बनाने के लिए सुपारी की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सुपारी की लकड़ी का जो है वो मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तीसरी इसकी महत्वपूर्ण बात यह है, ये भी युग्म साज होता है, इसमें भी नर और मादा है, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी युग्म साज है, अर्थात ये भी छोटे और बड़े होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नर और मादा के रूप में हम अलगोजे की बात कर देते हैं। फिर इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जयपुर के रहने वाले ये व्यक्ति है ना, जयपुर के निवासी है, जिनका नाम है रामनाथ चौधरी। ये जयपुर के पद्मपुरा के निवासी हैं। तो देखिए, जयपुर के पद्मपुरा निवासी, जयपुर के पद्मपुरा निवासी जिसका नाम है रामनाथ चौधरी, रामनाथ चौधरी। इस व्यक्ति ने ख्याति प्राप्त की थी कि इन्होंने अलगोजे को नाक से बजाया था, नाक से बजाया था। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि अलगोजे को जयपुर के पद्मपुरा निवासी रामनाथ चौधरी, जिन्होंने नाक से अलगोजे को बनाने का इन्होंने रिकॉर्ड प्राप्त किया था। ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ना, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी जब स्थानों की बात करेंगे किन किन स्थानों में, तो ध्यान रखना, जैसलमेर के अंदर इस प्रकार का अलगोजा बजाया जाता है, बाड़मेर का इलाका है, बीकानेर का क्षेत्र है, बूंदी का क्षेत्र है, जयपुर की हमने चर्चा की थी। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो है वो अलगोजे का प्रयोग किया जाता है। एक चीज इसमें और आप नोट करना, आप आदिवासियों की बात कर सकते हैं, है ना, आदिवासियों की, आप चरवाओं की बात कर सकते हैं। कहते हैं इनका ये वाद्य यंत्र है ना, इनका ये प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है। एक अलगोजे के संदर्भ में और महत्वपूर्ण बात है कि अलगोजे का प्रसिद्ध वादक कौन है। तो अलगोजे का प्रसिद्ध वाद्य जिसका नाम है दोदे खान, दोदे खान, ध्यान रखना। तो अलगोजे का जो प्रसिद्ध वादक रहा है वो मुख्य रूप से दोदे खान रहा है। इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट, आगे हमने बात की थी बांसुरी, आप बांसुरी के बारे में जानते हैं, है ना। चलिए, बांसुरी की प्रमुख विशेषताओं में एक तो हम सबसे पहले बात कर रहे थे कि सुशीर वाद्य यंत्रों में आने वाली है और ये बांस से निर्मित होती है। बांसुरी नाम से पता लग जाता है, तो ध्यान रखना, बांस से निर्मित होती है। एक तो ये महत्वपूर्ण है कि बांसुरी को मुख्य रूप से बांस से बनाया जाता है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि बांसुरी दो प्रकार की है, एक तो बांसुरी में 5 छेद होते हैं और एक 6 छेद होते हैं। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। तो 5 छेद वाली, 5 छेद वाली जो बांसुरी होती है उसे तो पावला कहते हैं, और 6 छेद वाली जो बांसुरी होती है ना, 6 छेद वाली, उससे मुख्य रूप से 6 छेद वाली उसको हम रुला कहते हैं, है ना। 6 छेद वाली जो होती है वो रुला कहलाती है। ये दो तो आप इसमें महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात है। और प्रसिद्ध बांसुरी वादक आप जानते हैं हरिप्रसाद चौरसिया, है ना, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक रहा है। तो सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे पहले हमने अलगोजे की बात की, फिर हमने बांसुरी की बात की। बांसुरी बांस से निर्मित होती है और 5 छेद वाली जो बांसुरी होती है उसे पावला कहते हैं, 6 छेद वाली जो बांसुरी होती है उसे रुला कहते हैं। और इसके प्रसिद्ध अगर बांसुरी वादक देखेंगे तो वो हरिप्रसाद चौरसिया रहे हैं। चलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा सा इसको नोट करना। चलिए, आगे बात करने वाले हैं शहनाई। शहनाई को नफीरी के नाम से भी जानते हैं और राजस्थान में सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली जो है वो यही है, शहनाई। तो ध्यान रखना, शहनाई के संदर्भ में सुशीर वाद्य यंत्रों में, सुशीर वाद्य यंत्रों में ये काफी प्रसिद्ध रही है।
चलिए हम बात कर रहे थे शहनाई की। चलिए देखिए आगे, शहनाई जिसे नफीरी की नाम से भी जानते हैं हम। इसकी जब भी बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण है कि सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे प्रसिद्ध है। सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे अगर महत्वपूर्ण अगर कोई वाद्य यंत्र है, महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र, तो वो मुख्य रूप से क्या है, शहनाई है। और हम जानते हैं बिस्मिल्लाह खां, है ना, बिस्मिल्लाह खां जो मुख्य रूप से प्रसिद्ध जो है वो सुरनाई वादक है। ध्यान रखना, प्रमुख प्रसिद्ध जो हम शहनाई वादक कह सकते हैं, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान रहे हैं। फिर इसमें एक महत्वपूर्ण बात और आती है कि शहनाई का ग्रामीण रूप, है ना, शहनाई का ग्रामीण रूप क्या है, तो उससे सुरनाई कहते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि शहनाई को ग्रामीण क्षेत्रों में हम मुख्य रूप से सुरनाई के रूप में भी देखते हैं। कहते हैं अपने यहाँ प्रसिद्ध शहनाई वादक, इसमें पेपे खां का नाम भी आता है। ध्यान रखें, पेपे खां ये अमीरा जैसलमेर के निवासी है ना, अमीरा जैसलमेर के निवासी और प्रसिद्ध जो है वो शहनाई वादक रहे हैं। तो ये अपने शहनाई वादक हो गए। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। अगला जो अपना है वो मुख्य रूप से बांकिया, अगला वाद्य यंत्र है, उसका नाम है बांकिया। आप जानते हैं कि बांकिया का प्रयोग जो है वो सरगरा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। एक तो ये ध्यान रखा बांकिया के अंदर सरगरा जाति का प्रमुख यंत्र, सरगरा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र, सरगरा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसे हम बांकिया कहते हैं। दूसरा है ये मुख्य रूप से मेलों के अवसर पर, मेलों के अवसर पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो ध्यान रखना, मेलों के अवसर पर मुख्य रूप से ये बजाए जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे बात करने वाले हम सिंगा। अगला वाद्य यंत्र है सिंगा, और ये वाद्य यंत्र जो है वो साधु संतों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये सुशिर वाद्य यंत्रों में आएगा और साधु संतों का प्रमुख वाद्य यंत्र जो है वो मुख्य रूप से कौन सा हो गया, मुख्य रूप से सिंगा हो गया। आगे बात करने वाले हैं और वो है करना, है ना। अगला करना, करना ध्यान रखना राजस्थान का सबसे लंबा वाद्य यंत्र, ध्यान रखना राजस्थान का सबसे लंबा वाद्य यंत्र है वो करना कहलाता है। और ये लगभग 6 से 7 फीट का भी हो सकता है ना। तो इसकी सबसे पहली बात तो ये है कि राजस्थान का सबसे लंबा वाद्य यंत्र, राजस्थान का सबसे लंबा अगर कोई वाद्य यंत्र है तो वो मुख्य रूप से करना होता है। दूसरा है ये 6 से 7 फीट का, है ना, ध्यान रखना 6 से लेके 7 फीट तक का भी हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन काल में राज दरबारों में, प्राचीन काल में राज दरबारों में इसका प्रयोग किया जाता था। राज दरबारों में ये प्रयुक्त होने वाला मुख्य वाद्य यंत्र रहा है जिसे मुख्य रूप से हम करना के नाम से जानते हैं। आगे एक और है नागफणी, इसको भी आप देखना, नागफणी, और इसका प्रयोग भी साधु संतों के द्वारा किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, साधु संतों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र है, साधु संतों के द्वारा, है ना। साधु संत जिसका प्रयोग करते हैं वो मुख्य रूप से नागफणी के संदर्भ में होगा। इसको एक बार नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करने वाले हैं और वो है अगला सतारा। अगला वाद्य यंत्र है सतारा। सतारा वाद्य यंत्र ये भी सुशिर वाद्य यंत्रों में आता है, पर कहते हैं कि ये मुख्य रूप से आप बांसुरी की बात कर रहे हैं, बांसुरी, शहनाई या अलगोजा, कहते हैं इनका समन्वित रूप होता है। बांसुरी, शहनाई, अलगोजे का समन्वित रूप, समन्वित रूप जो होता है वो मुख्य रूप से क्या कहलाता है, सतारा कहलाता है। और ये भी एक तरह का युग्म साज ही है ना, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी युग्म साज होता है, अर्थात इसमें जो बांसुरी प्रयोग में ली जाती है, 2 बांसुरियां, उसमें 6 से छेद होते हैं। तो ध्यान रखना 2 बांसुरी इसमें काम में ली जाती है जिसमें 6 प्रकार के जो है वो मुख्य रूप से छेद होते हैं, जिसे मुख्य रूप से हम सतारा के नाम से जानते हैं।
आगे बात करने वाले हैं और वो है मस्क। चलिए आगे बात करने वाले हैं मस्क। मस्क की आकृति जब आप देखेंगे तो इसकी आकृति जो है वो गुब्बारे जैसी होती है। कहते हैं बकरे की खाल जो होती है उसमें हवा भरी जाती है और उसके बाद में फिर जो है मुख्य रूप से उसको बजाया जाता है। तो ध्यान रखना मस्क जो है ये बकरे की खाल का बना होता है ना, गुब्बारे की आकृति का है। तो इसकी सबसे पहली बात महत्वपूर्ण ये है कि ये गुब्बारे की आकृति, गुब्बारे की आकृति का होता है। मस्क गुब्बारे की आकृति का होता है। दूसरा महत्वपूर्ण यह है इसमें ये बकरे की खाल का बना होता है, बकरे की खाल का बना होता है, बकरे की खाल का बना होता है। तीसरी महत्वपूर्ण यह है इसमें हवा भरी जाती है, इसमें हवा भरी जाती है, ये भी ध्यान रखना। और ये किन क्षेत्र में लोकप्रिय रहा है उसमें ध्यान रखना, एक अलवर भरतपुर में मेव जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना अलवर का क्षेत्र या भरतपुर का क्षेत्र जिसमें मुख्य रूप से मेव जाति के लोगों द्वारा, मेव जाति के लोगों द्वारा मुख्य रूप से इनको प्रयोग में लिया जाता है। जिसकी बात कर रहे थे हम वो है मस्क। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करने वाले हैं वो है ना पुंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला है पुंगी। आप जानते हैं कालबेलिया लोगों द्वारा मुख्य रूप से जो है वो पुंगी का प्रयोग किया जाता है। देखें इसका प्रयोग कालबेलिया समुदाय द्वारा, कालबेलिया समुदाय द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसके निर्माण में आप घिया कह सकते हैं या लौकी कह सकते हैं। घिया लौकी में जो है बांस को फंसाकर मुख्य रूप से बजाया जाता है, तो जिससे मुख्य रूप से हम पुंगी कहते हैं। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं बुरला। बुरला कहते हैं ये जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है, जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र जिसे मुख्य रूप से बुरला कहा जाता है। और नड़ ये कगूर की लकड़ी का बनाया जाता है, कगूर की लकड़ी का बनाया जाता है। और अपने जैसलमेर के निवासी हैं कर्णाभील। कर्णाभील काफी प्रसिद्ध नड़ वादक है, प्रसिद्ध नड़ वादक के रूप में हम मुख्य रूप से जो है कर्णाभील की बात कर लेते हैं। तो अपने राजस्थान के वाद्य यंत्रों में हमने 4 प्रकार के राजस्थान के वाद्य यंत्रों की चर्चा की। तत्व वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और सुशिर वाद्य यंत्र। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।